गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है आयुष जैन। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, मैं तुम लोग को पहले ही बता दूं कि क्लास 11 में तुम लोग, मैडम फोन छोड़ना और बुक पे ध्यान दो। पहला चैप्टर जो आप लोग देख रहे हो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। रिकॉर्डिंग चालू हो गई है ना? वर्ड लिखा है मैनेजमेंट, बुक में ध्यान दो। वर्ड लिखा है मैनेजमेंट। क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा था कि बिजनेस का एक्सटर्नल आउटलुक क्या होता है। जैसे कि बिजनेस में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थे, कितने प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, बिजनेस क्या होता था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या थी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या थी, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस आपने समझा। आपने बिजनेस सर्विसेज समझी कि जो बिजनेस को एनहेंस करती हैं, जो बिजनेस को इम्प्रोवाइज करने में, बिजनेस करने में मदद कराती है, जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन और क्या था, इंश्योरेंस। तो इस टाइप के आप लोगों ने देखे कि जो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस टाइम, जो डिफिकल्टीज होती थी उसको दूर करता था बिजनेस की ये सारी फैसिलिटीज, बिजनेस सर्विस। फिर आपने पढ़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स बिजनेस एथिक्स। एक चैप्टर और पढ़ा था इसके पहले, ई बिजनेस, जो डिजिटल आप अपने बिजनेस को कन्वर्ट करो। आज के डेट में कोविड के समय पे तो, लॉकडाउन के समय पे तो ये ई बिजनेस ही हो रहा है ना। अलग अलग इसके लिए ऐप भी बन गए हैं। वो क्या, ऑनलाइन दुकान बनाओ अपनी, कौन सा ऐप था वो, ऑनलाइन दुकान बनाओ अपनी, दुकान देखो .com करके कुछ था, नाम दुकान, इस टाइप का कुछ। फिर इसके बाद देखा था कि क्या एक बिजनेसमैन की एक सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जैसे कि वर्धा अभी कुछ नहीं कर रहा है, KSK महानदी पावर प्लांट है हमारे एरिया में, कोरोना के समय पे बड़े बड़े लोग सब कुछ कर रहे हैं, पर KSK वाले ने कुछ भी नहीं करके दिया, बहुत कम फैसिलिटीज दिया, वो भी लोगों के बोलने से। तो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहा है सोसाइटी के लिए। आज उसकी चिमनी धुआं उड़ा रही है, कल्तरा में आता है वो धुआं, तो उसका धुआं हर जगह फैल रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है। किसके इन्वायरमेंट को इस्तेमाल कर रहा है, हमारे। हमको क्या कुछ पैसा दे रहा है? नहीं। तो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है बिजनेसमैन, तो उसको इन रिटर्न कुछ करके देना पड़ता है। ये पढ़े थे हम लोगों ने कहाँ, इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7 हम लोगों ने पढ़ा था क्या, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिस चैप्टर के अंदर में हम लोगों ने समझा था कि फंड कहाँ से रेस करती है कंपनी, मतलब या तो खुद से तो ओनर्स फंड, या तो लोगों से तो बोरोड फंड। फिर उसके अंदर भी ADR, GDR, IDR फंड कैसे रेस करती है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये सब पढ़ा था। ठीक है। डिवेंचर्स इवेंचर्स भी समझा था, शेयर्स डिवेंचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड वॉन्ड क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म्स लोन्स क्या होते हैं, ये सब समझा था। चैप्टर नंबर 8 क्या था हमारा, स्मॉल बिजनेस, कि छोटा बिजनेस सरकार क्या स्कीम निकाल रही है, क्यों स्मॉल बिजनेस को बड़ा करने की जरूरत है। क्योंकि भैया छोटे छोटे बिजनेसमैन इकोनॉमी का प्रोडक्शन को संभाल के रखते हैं। लार्ज एरिया 70% GDP का जो है अप्रॉक्सीमेटली, वो स्मॉल सेक्टर से ही 60 से 70% कंस्टिट्यूट होता है। तो उन पे फोकस करना जरूरी है, क्योंकि वो ही बेस है इंडिया की इकोनॉमी के, प्रोडक्शन, कंजप्शन और एम्प्लॉयमेंट के चेन के, कि जितना प्रोडक्शन हुआ वो कंजप्शन होगा, वो कंजप्शन होगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो एक चेन है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 था इंटरनल ट्रेड, कि भाई होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, आप विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया के अंदर में किस टाइप से ट्रेड करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। फिर चैप्टर नंबर 10 था इंटरनेशनल बिजनेस, यदि आप अपने बिजनेस में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो आपको एक बिजनेस का पूरा एक आउटलुक दिया था कि आप किस टाइप का बिजनेस खोल सकते हो, कैसे आप बिजनेस करोगे, किन किन सर्विसेज की मदद ले सकते हो और किस तरीके से आप उसको, व्यवसाय को चला सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। सरकार की किन नीतियों का फायदा उठा सकते हो, किन नीतियों का नहीं उठा सकते हो, किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बहुत कुछ था वहां पे, आप लोग को शायद ध्यान आ रहा होगा। तो आपने पढ़ा है बिजनेस के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में क्लास 11 के BST में। क्लास 12 के BST में आप लोग पढ़ोगे बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे, इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब बिजनेस के अंदर कैसे चलेगा। बाहर की दुनिया तो सब ठीक है, पर अगर अंदर की दुनिया ही ठीक नहीं होगी। आप एक चीज बताओ, एक समोसा की दुकान वाला है, उसके यहाँ समोसा बनता है, तो वो जो समोसा बनाता है, वो बनाने वाला जो इंसान है, उसके अंदर की जो टीम है वो बड़ी हलाल है, सोते रहती तुम्हारी तरह, नींद में गायब रहती। अब वो समोसा का वो एग्जामिन करो, फील करो, महसूस करो कि वो समोसा बना रहा है और वो उसके आलू तैयार कर रहा है। आलू तैयार करते समय वो थोड़ा सा नींद में सुबह सुबह, क्योंकि उसको सुबह सुबह आलू तैयार करना, सो गया थोड़ा।
आलू जल गया, अब भाई वो फेंकेगा तो नहीं दुकानदार, जला आलू का ही समोसा खिलाएगा वो लोगों को, है ना। तो अब उसका एक्सटर्नल बिजनेस बहुत अच्छा था, वो एक्सपोर्ट करता था उस समोसे को, ठीक है, और वो उसका बिजनेस पूरा एक्सटर्नल मजबूत था, पर इंटरनल उसका बेकार था। इंटरनल मैनेजमेंट, एक्सटर्नल मैनेजमेंट बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से बेच लेता था, तुरंत उसका जला हुआ समोसा तक बिक गया, फटाफट फटाफट बिक गया और प्रॉफिटेबल में बिक गया, 1 रुपया ज्यादा में बिक गया। लेकिन जब लोग खाए उस समोसे को तो क्या दोबारा खरीदेंगे? अब उसकी गुडविल डाउन हुई कि नहीं? किसके चलते? जले हुए, मतलब इंप्लॉइज के चलते, मतलब मैनेजमेंट के चलते। इंटरनल मैनेजमेंट, उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। तो इस साल क्लास 12 में आप यही मैनेजमेंट को कैसे मैनेज किया जाता है ये सिखाया जाएगा, कि मैनेजर क्या होता है, वो कैसे मैनेज करेगा, किन किन चीजों को मैनेज करेगा, ये सिखाया जाएगा। जैसे कि अब अगर बोला जाता है कि जो, फिर मस्ती नहीं, ठीक है, मेरे को सब समझ में आता है। तो बोला जाता है कि दो बिजनेस है, मान लो आप भी एक बिजनेस करते हो, आप भी एक बिजनेस करते हो, आप दोनों कॉम्पिटिटर हो। आप डव का शैम्पू बनाते हो और आप, हाँ, कोई भी एक और शैम्पू अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट का एक शैम्पू बनाते हो, हेयर एंड केयर का बनाते हो, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों के बीच में अच्छा कंपटीशन है, दोनों के बीच में सेम मशीन लगी हुई है, पैकेजिंग मशीन भी सेम क्वालिटी की लगी हुई है, प्रोडक्शन मशीन भी सेम क्वालिटी की लगी हुई है, इंग्रेडिएंट्स भी जो आप लगभग मिलाते हो अपने मटेरियल्स में बनाने के लिए वो भी सेम रहता है। लेकिन दोनों की जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंस आ जाता है, सब कुछ सेम होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि मैन पावर अलग अलग है। दो ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सब कुछ सेम हो और उसकी क्वालिटी में चेंजेस आ सकता है ड्यू टू द मैन पावर। आप कैसे बता सकता हूं? जैसे कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने लेबर्स को पेमेंट कम देते थे, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, हेयर एंड केयर वाले अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेबर्स को पेमेंट कम देते थे और सैलरी काटते थे, कभी छुट्टी भी ले लेते थे तो भी काटते थे, 1 डे लीव से ज्यादा लेते थे, एक दिन, 1 महीने में छुट्टी, तो उसका पैसा काटते थे, और उनको किसी प्रकार की अदर फैसिलिटीज नहीं देते थे, बोनस वोनस नहीं देते थे। तो कम इनके एम्प्लॉयज को ये फील होता था कि हम एक नौकर हैं और हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। पर आप टाटा जैसा काम करते थे कि आप अपने एम्प्लॉयज को अपना एक प्रकार का ओनर मानते थे, आप उनको बोनस देते थे, उनके घर में अगर बेटियों की शादी होती है या घर में कोई शादी है तो उसमें आप उनको एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के रूप में पे करते थे। आप एम्प्लॉयज को एक प्रकार का अपने कंपनी का एक हिस्सा मानते हो, ओनर की तरह मानते हो। तो उसमें उसको भी फील होता है एम्प्लॉय को कि ये मेरी कंपनी है, मैं इसमें 100% काम करूं क्योंकि मेरी खुद की कंपनी, डायरेक्ट रिवॉर्ड मुझे मिलता है। तो इनके अंदर में एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड रहता है कि ये अपनी कंपनी को 100% है। तो देखो, दो ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर सब कुछ सही है, जबकि पास इनके पास ज्यादा टैलेंटेड लेबर थे, पर वो क्या हो गए? अलाल हो गए। और ये क्या हो गए? इनके उभर गए, इफेक्टिवनेस लेवल बढ़ गया, 100% ये लोग हार्ड वर्क पे ऑफ करके काम करना शुरू कर दिए। तो ये एक बोनस और इंसेंटिव था जो कि आता है हमारा एक मैनेजमेंट के अंदर कई पार्ट। हम लोग इसको पढ़ेंगे स्टाफिंग के अंदर में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग में पढ़ेंगे। डायरेक्टिंग के अंदर में आप लोगों को ये मिल जाएगा मोटिवेशन के अंदर में, कि किस तरीके से हम लोग मोटिवेट करें अपने एम्प्लॉयज को। अब मैनेजमेंट होता क्या है? देखो, अगर आप मैनेजर हो तो आप काम करोगे या काम करवाओगे? मेरी बात सुनो, इधर देखो, मैनेजर हो तो काम करवाओगे, क्या आप खुद काम करोगे? हाँ, आपका काम है लोगों से काम करवाना, आप वो काम करोगे। ऐसा नहीं कि मैनेजर मतलब आके कुर्सी में बैठ गया, हाँ ठीक है सब बढ़िया है, हाँ चलो घूमते हैं, ये काम नहीं करना है। काम कैसा होगा? आप बैठ करके हर एक इंसान को क्या काम देना है, कितना असाइन करना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, पूरी लिस्ट बनाओगे, हर चीजों को मैनेज करोगे। फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, इंसान भी मैनेज आपको करना है, फिजिकल रिसोर्स जो आपके रॉ मटेरियल लगने हैं, जो टीम में जो भी सामान लगना है वो भी आप मैनेज करोगे, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आप मैनेज करोगे, फंड कहां से आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप मैनेजर हो तो आपको ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। तो मैनेजर का काम होता है काम को करवाना। तो पहला चैप्टर का आपका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि क्या नेचर है मैनेजमेंट का, क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस मतलब महिमा। अगर मैनेजमेंट नहीं लगेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैनेजमेंट की क्या महिमा है, इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है मैनेजमेंट, वो कहलाएगा सिग्निफिकेंस क्या है मैनेजमेंट का। तो देखो, मैनेजमेंट का मतलब होता है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसको पहले समझो, मैं क्या बोला, ये आपकी फर्स्ट पेज में डेफिनेशन लिखी होगी। ये है मैनेजमेंट, एक प्रक्रिया है, क्या है, एक प्रोसेस है किसी भी काम को करवाने का। तो देखो वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, मैं लिख देता हूं।
देखो क्या है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जिसमें आप लोगों से काम करवाते हो। जब आप बोलते हो कि जाओ पानी लेकर आओ, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? जाओ पानी लेके आओ मेरे लिए। या फिर इसको बताओ, मम्मी बोली जाओ बाल कटवा के आओ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? जाओ बाल कटवा के आओ को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप यूज करोगे 14 ग्रामेटिकल आइटम के अंदर के यूज ऑफ गेट, गो एंड गेट द हेयर कट, या गेट योर हेयर कट, गेट योर हेयर कट। ठीक है, तो आप ऐसा बोलते हो, यूज ऑफ गेट करते हो। तो मैनेजमेंट के अंदर में भी जो मैनेजर होता है वो काम करता है या काम करवाता है? काम करवाता है। तो इसीलिए वर्ड क्या बोला जाता है? गेटिंग द थिंग्स डन। वो चीजों को कंप्लीट करवाएगा, काम को कंप्लीट करवाएगा, खुद नहीं करेगा, करवाएगा। इसीलिए वर्ड क्या बोला? तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर में मैनेजर काम को कंप्लीट करवाएगा। गेटिंग द थिंग्स डन किस तरीके से कंप्लीट करवाएगा? तो एक टारगेट रख के, दिमाग में एक एम रख के कि कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके, वो अपने एम्प्लॉयज से मैनेजर इस तरीके से काम कंप्लीट करवाएगा कि जो वो गोल होगा वो कंप्लीट हो। तो विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल, इस तरीके से वो काम देगा, उनको डायरेक्ट करेगा। और वो काम कैसे कंप्लीट करवाना चाहेगा? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ अ टास्क और वर्क ऑन टाइम। क्या बोला मैं? इफेक्टिवनेस मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ अ टास्क, लिख देता हूं यहां पे, कंप्लीशन ऑफ द टास्क और वर्क ऑन टाइम। समय पे काम को कंप्लीट करना कहलाता है, उसकी इफेक्टिवनेस को शो करता है। और एफिशिएंसी का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस और यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेस विदाउट वेस्टेज as in best possible manner। या बोल सकते हो यूजिंग द रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट, यूजिंग रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चे में जब आप काम को, ज्यादा काम को मिनिमम कॉस्ट में, वो जो बनिया लगाता है ना दिमाग, बनिया बुद्धि जो पैसा बचा लेता है, उसको बोलते हैं क्या? एफिशिएंट होना। तो अगर आप एफिशिएंट हो, इसका मतलब आप विदाउट वेस्टेज एट मिनिमम कॉस्ट अपने काम को कंप्लीट करवा लेते हो। तो मैनेजर दोनों चाहता है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। दे बोथ आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो साइड के पहलू हैं ये, एक के बिना दूसरा अधूरा है। जब आप आगे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी पढ़ेंगे तो वहां लिखा मिलेगा आपको ये टर्म। तो ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए, मतलब समय पे काम कंप्लीट होना चाहिए, और एफिशिएंट भी होना चाहिए, मतलब कि कॉस्ट सेविंग भी। ऐसा नहीं कि काम कंप्लीट कर दिया, खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, समय पे काम कंप्लीट कर दिए पर कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई तो भी बेकार है। पर कॉस्ट बचाने के चक्कर में समय से ज्यादा डिले कर दिए तो जो ऑर्डर का टाइम था, आपका कॉन्ट्रैक्ट था, वही चले जाएगा। बात समझ में आई? तो दोनों ही का ही होना जरूरी है। क्या? इफेक्टिवनेस का भी कि समय पे काम कंप्लीट हो, और एफिशिएंसी का भी कि समय पे भी कंप्लीट हो और कॉस्ट भी सेव हो। दोनों चीज एक साथ होनी चाहिए। अब मैनेजमेंट में एक वर्ड बोला है, प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब क्या? प्रक्रिया। मतलब कि मैनेजमेंट कोई एक अकेला काम नहीं है, इसमें सीक्वेंस में सीरीज ऑफ स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं। सीरीज ऑफ स्टेप्स, क्या क्या सीरीज है? सीरीज मतलब इसके सीक्वेंस को छेड़ा नहीं जा सकता, ये उसी सीरीज में रहेंगे। और सीरीज ऑफ स्टेप बोला मतलब कोई एक स्टेप नहीं है, एक एक करके स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले मैनेजर क्या करता है? प्लान करता है। देखो बिना प्लानिंग के कभी भी फ्यूचर गोल, आप क्लास 12th में 90% लाना चाहते हो, ये आपने गोल सेट किया, और आप कैसे कैसे लाओगे, उसके लिए क्या क्या पढ़ोगे, उसकी स्ट्रेटेजीज बनाओगे, ये सब किस प्रोसेस के अंदर में आ गया? प्लानिंग के अंदर में। जब आप फ्यूचर की किसी चीज को पहले से सोच करके रखते हो और उसके बारे में लिख के रखते हो, तो सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव और उसके हिसाब से आप चीजें रेडी करते हो, तो वो कहलाती है क्या? प्लानिंग। कंटिन्यूअस फॉर्म है ना ये। कंटिन्यूअस प्लानिंग तो भाई बिजनेस में हर साल होते रहनी है, हर बार होते रहनी है। एक बिजनेस ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद फिर प्लानिंग होगी, इसीलिए वर्ड लिखा जाता है क्या? आईएनजी। जब भी कंटिन्यूअस में होता है कोई सेंटेंस तो वर्ब का एनजी फॉर्म जुड़ जाता है, अंग्रेजी में पढ़े होगे।
ठीक। तो प्लान होने के बाद दूसरा काम क्या आता है, ऑर्गेनाइज करने का। अब मैंने प्लानिंग तो कर ली, अब मेरे को उसके हिसाब से सामान ऑर्गेनाइज करना है, लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, फाइनेंस को, फंड, फाइनेंस मतलब टू रेज फंड फॉर योर बिजनेस, वो रेज करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा है हम लोगों को, अब भाई हम सामान तो इकट्ठा कर लिए, ऑर्गेनाइज कर लिए, अब हमको मैन पावर चाहिए, लोग चाहिए ना, अकेला का काम कर सकते हैं क्या ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे को टीम चाहिए, तो टीम चाहिए मतलब मेरे को अब लोगों को नौकरी पे रखना पड़ेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टाफिंग। फिर फोर्थ आ जाता है दैट इज डायरेक्टिंग। एक बार मेरे पास इंसान आ गए, लोग आ गए, स्टाफ मेंबर आ गया, तो मैं उनको डायरेक्ट करूंगा, गाइड करूंगा कि ये काम को कैसे कैसे आपको करना है, दिस विल बी टर्म्ड एज डायरेक्टिंग। मैं उनको डायरेक्ट करूंगा, आपको ऐसा करना है, आपको ये करना है, आपको ये में ये ऐसा 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 ऐसा, साथ में मोटिवेट भी करूंगा, बहुत कुछ है, फिलहाल एक छोटे से टर्म में समझ जाओ, डायरेक्टिंग। एंड फिफ्थ है आफ्टर डायरेक्टिंग मैं चेक करते रहूंगा कि वो जो मैंने एक्चुअल प्लानिंग करी थी वो उन लोग परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, जो मैंने उनको बताया था, और अपने एक्चुअल प्लान से या एक्चुअल परफॉर्मेंस से स्टैंडर्ड प्लान जो मैं पहले बना के रखा हूँ प्लानिंग के समय पे, उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करूंगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंट्रोलिंग। और आफ्टर कंट्रोलिंग ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, आफ्टर कंट्रोलिंग वापस से क्या शुरू हो जाती है, फिर से प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो ये जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है, व्हाट इज मैनेजमेंट प्रोसेस, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, और ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार इनडेफिनाइट पीरियड तक चलता रहेगा। क्योंकि बिजनेस जब भी हम करते हैं तो हम ये सोच के नहीं करते हैं कि एक साल बस चलाऊंगा फिर बिजनेस बंद कर दूंगा। बिजनेस में ये एज्यूम किया जाता है कि बिजनेस कंटिन्यूअसली इनडेफिनाइट पीरियड के लिए चलते रहेगा। तो इसीलिए ये जो मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है या जो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एक सर्कुलर फ्लो में चलते ही रहता है। तो शुरुआत का इंट्रोडक्शन यहाँ तक था। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर में कि मैनेजमेंट क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।